नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे केरल की। दक्षिण का ये राज्य बहुत ही मनोरम, बहुत सुंदर है और प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक दृश्य, आप जो पर्यटकों का यहाँ देशी विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता है। पूरे साल लोग जाते रहते हैं और आयुर्वेदिक उपचार के लिए भी जाना जाता है केरल को। लेकिन जितना सुंदर ये प्रदेश है उतनी सुंदर इसकी राजनीति नहीं है। राजनीतिक हिंसा इस प्रदेश की राजनीति का अभिन्न अंग है और वो दिन पर दिन कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। शायद ये प्रभाव जो है, शायद क्या निश्चित रूप से ये प्रभाव जो है कम्युनिस्ट पार्टियों की जो राजनीतिक संस्कृति है उसके कारण है शायद। क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल में भी ये देखा, त्रिपुरा में भी ये देखा और केरल में भी लंबे समय से देख रहे हैं। तो चुनाव तो 6 तारीख को पूरे हो गए। एक ही दिन में मतदान था, बम्पर वोटिंग हुई है, अच्छी वोटिंग हुई है। और पिछले 44 साल से ये एक परंपरा सी रही है केरल में कि एक गठबंधन जाता है, दूसरा आता है। तो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ये सीपीएम के नेतृत्व वाला गठबंधन है और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ये कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ये सीपीएम के नेतृत्व वाला गठबंधन है। तो इस समय एलडीएफ सत्ता में है। पिनराई विजयन जो है उसके नेता, वो मुख्यमंत्री हैं। अब एक सवाल पूछा जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि लेफ्ट केरल में इतिहास बनाएगा या इतिहास हो जाएगा। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि काफ़ी समय तक, लंबे समय तक आज़ादी के बाद से 3 राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार रही है, सत्ता रही है। पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा राज्य था, केरल दूसरा राज्य, उसके बाद त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का छोटा राज्य है, लेकिन वहाँ भी लंबे समय तक सत्ता में रहे। पश्चिम बंगाल से सत्ता से बाहर हो चुकी हैं कम्युनिस्ट पार्टियाँ, त्रिपुरा से भी बाहर हो चुकी हैं। और केरल में क्या इस बार ऐसा होगा, क्योंकि अगर 44 साल की परंपरा और ये इतिहास अपने को दोहराएगा तो इस बार एलडीएफ के जाने का क्रम है। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि जितने ओपिनियन पोल अभी तक आए हैं वो सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं कि सीपीएम इतिहास बनाने जा रही है, यानी एलडीएफ सत्ता में वापसी कर रहा है। अब इसके कुछ और भी कारण हैं। एक उसमें से बड़ा कारण जो मुझे लगता है ओपिनियन पोल करने वालों के दिमाग में भी रहता होगा, वो ये है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में यूडीएफ ने एलडीएफ का सफाया कर दिया। लोकसभा की 20 सीटें हैं केरल से, 20 सीटों में से 19 सीटें एलडीएफ हार गया, सिर्फ 1 सीट पर उसको जीत मिली। तो इसलिए माना जा रहा है कि सरकार की लोकप्रियता कम हो गई। लेकिन वो लोकसभा चुनाव था। राहुल गांधी यहाँ के वायनाड से चुनाव लड़े थे, अमेठी हार गए, वायनाड जीते। वायनाड से ही इस समय लोकसभा में सदस्य हैं वो। इसलिए कांग्रेस के लिए भी स्टेक बहुत बड़ा है। दक्षिण का अकेला मतलब आखिरी किला बचा है कांग्रेस का। कर्नाटक से सत्ता से बाहर हो गई, आंध्र प्रदेश से बाहर हो गई, तेलंगाना से बाहर हो गई, तमिलनाडु से बाहर है इस समय। क्या होगा इस चुनाव में, गठबंधन में है, बहुत छोटे पार्टनर के रूप में डीएमके के साथ गठबंधन में है। तो क्या होगा ये पता नहीं तमिलनाडु में। लेकिन केरल में अगर सत्ता में वापसी नहीं होती है तो कई तरह की मुश्किलें राहुल गांधी के लिए होंगी। उनकी पार्टी में उनसे सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय इस चुनाव में उन्होंने केरल में लगाया है। उनके लिए मुश्किल ये थी, वो केरल में समय लगाने के कारण पश्चिम बंगाल नहीं गए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में केरल में जो पार्टियां लड़ रही हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां और कांग्रेस, वो पश्चिम बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, एक साथ हैं। तो वहाँ समझौता है, यहाँ लड़ाई है। तो ये लोगों के सामने इसको पेश करना, इस कॉन्ट्राडिक्शन को थोड़ा या समझा पाना मुश्किल होता। शायद राहुल गांधी इसलिए पश्चिम बंगाल नहीं गए। लेकिन जो भी कारण हो, सवाल ये है कि इस बार होगा क्या। एक और चीज़ हुई 2019 के लोकसभा चुनाव के अलावा, या उसके बाद कहें, 2020 में स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव हुए। उसमें लेफ्ट फ्रंट की जो है वो भारी जीत हुई। और ये भी एक परंपरा है
मोटे तौर पर मतलब उस तरह से नहीं है जैसे सरकारें बदलती हैं कि जो विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय निकाय के चुनाव, पंचायत चुनाव जीतता है, वही फिर सत्ता में आता है। तो क्या ऐसा होगा? अब कौन सा इतिहास दोहराएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि लड़ाई बड़ी तीखी है और दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। एक बयान मैं आपको सुनाता हूँ, एक वाक्य का बयान है, आपको बताता हूँ और आपको ये बूझना है कि ये बयान किसका हो सकता है। ये बात मैं आपको कार्यक्रम के आखिर में बताऊँगा। और बयान ये है कि सबरीमाला के मंदिर की बात आपने सुनी होगी, अयप्पा का मंदिर है सबरीमाला। तो भगवान अयप्पा के साथ साथ सारे भगवान मेरी पार्टी के साथ हैं। ये किसका बयान हो सकता है? किस नेता का या किस पार्टी का? ये आप अंदाज़ा लगाइए, बाद में बताऊंगा। लेकिन अब आगे चलते हैं। देखिए, केरल की जो संरचना है, सामाजिक संरचना है, वो देश के बाकी प्रदेशों से थोड़ा ज़्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ विविधता इतनी ज़्यादा है कि ये दूसरा प्रदेश है पंजाब के बाद जहाँ हिंदू जो जनसंख्या है वो नेशनल एवरेज से कम है। यानी हिंदू पॉपुलेशन यहाँ 55% है, 27-28% जो है मुस्लिम आबादी है और 18% क्रिश्चियन आबादी है। तो ये इन 3 जातियों में से 2 का या आधा हिंदुओं का, बाकी मुस्लिम या क्रिश्चियन का, जो जिसके साथ गठबंधन बन जाता है सामाजिक, वो सत्ता में आ जाता है। तो ये समीकरण मोटे तौर पर। अब एक बात और बता दें आपको कि केरल में सीपीएम हिंदू पार्टी के रूप में जानी जाती है, उसकी पहचान हिंदू पार्टी की है। सबसे ज़्यादा हिंदुओं का वोट केरल में सीपीएम को मिलता है। तो इसलिए भी बीजेपी को दिक्कत हो रही है केरल में घुसने में। लेकिन बीजेपी के लिए भी सवाल है कि वो खाली वोट परसेंटेज बढ़ाने की बात करती रहेगी या सीटें भी बढ़ेंगी। पिछले चुनाव में पहली बार 1 सीट विधानसभा की केरल में भाजपा जीती थी। तो अब उसको लेकर भी सवाल है कि भाई बीजेपी ने भी एक गठबंधन बनाया है जिसमें 5 पार्टियां हैं, छोटी छोटी 3-4 पार्टियां हैं। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को उम्मीद कई चीज़ों से है। एक, सबरीमाला का आंदोलन जिस तरह से चला उसको लेकर पार्टी का जो स्टैंड रहा। फिर ई श्रीधरन, आपने सुना होगा, ऐसा संभव नहीं है कि नाम न सुना हो, मेट्रोमैन का। वो देश भर में मेट्रोमैन के नाम से जाने जाते हैं और भारत के बेहतरीन सिविल इंजीनियर हैं। उनका वर्क कल्चर, उन्होंने मेट्रो के जरिए जो देश में एक वर्क कल्चर स्थापित किया, उसकी देश में ही नहीं विदेशों में भी सराहना होती है। और उसको लेकर उनकी प्रशंसा जो है वो पार्टी और संगठन इन सब से ऊपर होती रही है। लेकिन आज मैं केरल के चुनाव या चुनाव नतीजे में क्या होगा, परिणाम क्या होगा, सत्ता में कौन आ सकता है, नहीं आ सकता है, किसकी संभावना ज़्यादा है, कम है, उसकी बात नहीं करूँगा। अब मैं बात करूँगा सिर्फ ई श्रीधरन की। देखिए, हमारे देश में एक अजीब सा चलन है, एक अजीब सी प्रवृत्ति है, और वो ये है जिसका शिकार श्रीधरन भी हुए। श्रीधरन जब तक राजनीति में नहीं थे तो उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था। एक कंठ से, मुक्त कंठ से सब उनकी प्रशंसा करते थे। जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया, अचानक वो हीरो से विलन हो गए। तो ये कौन सी प्रवृत्ति है जो एक नायक को खलनायक बना देती है? क्या रातों रात ऐसा श्रीधरन ने कर दिया कि वो हीरो से विलन बन गए? और ये श्रीधरन पहला उदाहरण नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये आपको याद होगा तो ये इसकी शुरुआत हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी से। संसद में बार बार कहा जाता था कि अच्छे आदमी हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। तो 1996 में जब 13 दिन की सरकार गिर रही थी अटल जी की, तो उन्होंने इसका जिक्र किया और जिस तरह का उनका स्वभाव है, हंसते हुए ही कहा। उन्होंने कहा, आप लोग कहते हैं कि अच्छा आदमी हूँ लेकिन गलत पार्टी में हूँ, तो इस अच्छे आदमी का क्या करने वाले हैं आप?
उनको समर्थन नहीं मिला, उनकी पार्टी को, सरकार गिर गई 13 दिन में। लेकिन कौन सी क्राइटेरिया है, कौन सा पैमाना है जो एक अच्छे आदमी को बताता है कि वो बुरी पार्टी में है? आपने कभी सुना है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के किसी नेता के बारे में इस तरह की बात कही गई हो? किसी ने आपसे कहा हो कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो असम का है, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, उसके बारे में इस तरह की बात कही होगी कि वो बुरी पार्टी है? या अभी अभी जो नई बनी है आईएसएफ पश्चिम बंगाल में, फुरफुरा शरीफ के जो सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने बनाई है, उसका सीपीएम और कांग्रेस से गठजोड़ हुआ है, उसके बारे में किसी ने नहीं कहा। उसका गठबंधन लेफ्ट से हुआ, लेफ्ट पार्टीज़ जो ईश्वर को मानती ही नहीं है। अब मार्क्सवाद को आप सर के बल खड़ा कर दीजिए तो फिर तभी ये हो सकता है कि कोई कम्युनिस्ट नेता या कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को मानने वाला धर्म को मानने वाला हो। लेकिन अपने देश में सब कुछ होता है, सब चलता है। तो ये बड़े दुख की बात है कि इस तरह से किसी को कैसे निरूपित किया जा सकता है विलेन के रूप में। उनको जितना कुछ सुनना पड़ा, उनसे सबसे पहला सवाल पूछा गया कि बीजेपी में क्यों गए? जैसे बीजेपी में जाना अपराध हो। बीजेपी क्या कोई प्रतिबंधित संगठन है, संविधान से बाहर है, देश से बाहर का संगठन है? तो ये सवाल किसी और पार्टी के बारे में क्यों नहीं होता है? एक बात। दूसरी बात है कि ये जो प्रवृत्ति है वो दरअसल बीजेपी की बात नहीं है। देखिए, किसी पार्टी का विरोध हो, समर्थन हो, वो राजनीतिक दलों का मामला है, राजनीतिक नेताओं का मामला है, वो निपटें, वो जवाब दें। ये प्रवृत्ति है भारतीय संस्कृति को लेकर। ये विरोध मूलतः भारतीय संस्कृति को लेकर है। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, उसके जो मानक हैं, चूँकि बीजेपी लगातार उसकी बात करती है, तो सार्वजनिक जीवन में और ख़ास तौर से राजनीतिक जीवन में वो प्रतीक बन गई है इसका। इसलिए अगर आपको भारतीय संस्कृति का विरोध करना है तो आप बीजेपी का विरोध कीजिए, आप आरएसएस का विरोध कीजिए। तो ये प्रवृत्ति है जो ई श्रीधरन जैसे ऐसे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, राष्ट्रभक्त व्यक्ति को विलेन की नज़र से, खलनायक की नज़र से देखते हैं। आप भी ज़रा सोचिएगा कि ऐसा क्यों है और क्यों चुप्पी रहती है इस पर। जो लोग इसको गलत समझते हैं वो बोलते क्यों नहीं हैं, कुछ कहते क्यों नहीं है? क्यों नहीं कहते हैं कि भाई श्रीधरन का ये निजी मामला है कि वो किस दल से जुड़े, किस पार्टी से जुड़े, किस सिंबल पर चुनाव लड़ें, राजनीति में जाएं न जाएं, ये उनका निजी मामला है। उनके फैसले से उनका जो व्यक्तित्व है वो कमतर नहीं हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी बातें कही जाती हैं, बोली जाती हैं। श्रीधरन को देखने की नज़र बदल गई। इस प्रवृत्ति के बारे में सोचिएगा। और मैंने शुरू में आपसे एक सवाल पूछा था कि भगवान अयप्पा के साथ साथ सारे भगवान मेरी पार्टी के समर्थन में हैं, इसलिए मेरी सरकार बनेगी। ये किसने कहा? आपका पहला शायद जो जवाब होगा कि बीजेपी का कोई नेता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस का भी नहीं। ये केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का बयान है। सबरीमाला मामले पर, अयप्पा मंदिर के मामले पर उनका क्या स्टैंड था, ये आप सब लोगों को पता है। आज चुनाव में वो कह रहे हैं कि भगवान अयप्पा मेरी पार्टी के साथ हैं। ये भगवान में कब से विश्वास करने लगे कम्युनिस्ट? लेकिन राजनीति कुछ भी करा सकती है। वो नास्तिक को आस्तिक बना सकती है, आस्तिक को नास्तिक बना सकती है। और आप देखिए केरल में क्या हो रहा है। तो अब 2 तारीख को भगवान अयप्पा बताएंगे कि नहीं बताएंगे ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मतदाता ज़रूर बताएंगे कि किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता में आएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे को लेकर।